नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं यानी सांख्यिकी योग्यता यानी संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा। और अब तक मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था। तो बेसिक में क्या था देखिएगा। देखिए, मैंने पढ़ाया इससे पार्ट 1 में संख्या पद्धति क्या है। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया कि संख्या पद्धति क्या है, किसे कहते हैं। फिर नंबर पढ़ाया, रियल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद मैंने पढ़ाया अंक किसे कहते हैं। अंक के बाद हमने जो पढ़ाया है तो दोस्तों अंक पढ़ाया। अंक के बाद हमारा है यानी अंक का शुद्ध मान। क्या पढ़ाया? अंक का शुद्ध मान, स्थानीय मान पढ़ाया। और फिर ये बताया कि संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद संख्या किसे कहते हैं, फिर हमने संख्याओं के प्रकार बताया। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, छोटी प्राकृतिक संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या बताया। फिर हमने बताया कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हमने बताया पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं ये भी बताया। और पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसके बाद हमने बताया भाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद यानी जो भाज्य संख्या हैं इन पे हमने नोट लिखवाया, कौन सी भाज्य हैं कौन सी अभाज्य हैं। तो ये सब पढ़ाया। तो दोस्तों इसके बाद हमने ये सब पढ़ाया। फिर शून्य संबंधी अवधारणा पढ़ाई, ये पार्ट 1 में था। तो इसके बाद फिर परमेय संख्या पढ़ाया। परमेय संख्या के बाद को प्राइम नंबर पढ़ाया। इसके बाद अब फिर पार्ट 2 में हमने अत्रभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कुल संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमने ये बताया कि कौन किस संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या मिलती हैं बनती हैं, और कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। पार्ट 2 में यानी अत्रिभाज्य संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक पार्ट 2 में पढ़ाया। जोड़ का तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन ये बताया। इसके बाद हमने गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है ये बताया कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बताया। फिर गुणात्मक प्रतिलोम बताया, प्रतीक या प्रतिलोम बताया पार्ट 2 में। इसके बाद दोस्तों जोड़ का प्रतीक प्रतिलोम बताया। आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ाया और विस्तार से पढ़ाया। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, दो गुणात्मक संख्याओं के दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनमें में चिन्हों में कौन सा चिन्ह आता है। इसके बाद भाग के लिए बताया विस्तार से, जब दो संख्याओं का भाग करते हैं तो प्लस का आता है या माइनस का आता है, कौन कौन सी परिस्थिति बनती है। अब पूर्ण संख्याओं के गुण बताए, संवरक नेम, जोड़ का संवरक नेम बताया। जोड़ के संवरक नेम के बाद हमने जो बताया कि दो ऋणात्मक संख्या हो
तो क्या होगा, दो धनात्मक हो तो क्या होगा, गुणा का समरक नेम, गुणा के समरक नेम जो हमने बताया, फिर उसके नेम बताए। इसके बाद हमने बताया क्रम विनिमय नेम किसे कहते हैं, साचार नेम किसे कहते हैं, साचार नेम किसे कहते हैं, बंटन नेम क्या है, इसको हमने विस्तार से व्याख्या की। फिर हमने बताया इकाई का अंक, किसी घात संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी पार्ट 2 में ही बताया। बहुत सारे उदाहरण लिए और आप लोगों के लिए भी टास्क दिया। अब है यहां से हमारा जो पार्ट 3 है, ये है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको बताना है। देखिएगा आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को इसमें जो इकाई के अंक हैं, संख्या में जो इकाई के अंक हैं, केवल उनका गुणा करना है। इकाई का अंक 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 7 है इकाई का अंक, यहाँ भी 7 है, यहाँ 1 है इकाई का अंक। तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 1, ये आपका जो इकाई का अंक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये वाला 1, यानी इन सब के इकाई अंकों को हम ले लेंगे और इनका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, देखिए 28 और गुणा में 7, यानी आपका गुणा यदि बड़ा होने लगे तो फिर उसके इकाई का अंक ले लो। 7 अट्ठे 56 और 56 में 1 का गुणा करेंगे तो 56 ही आएगा। तो इसमें जो इकाई का अंक है 6 है। तो हम समझे कि यदि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो तुमको करना क्या है, यानी केवल संख्याओं के इकाई अंक ले लेंगे, उनका गुणा कर लेंगे, और बाय चांस गुणा बड़ा होने लगे तो फिर बड़ी संख्या का इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक 8 है, इस प्रकार से हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है, चलिए अब देखिए एक विशेष परिस्थिति है, इसका आंसर यानी आपका आएगा, यदि कहीं भी इकाई का अंक 0 हो, संख्याएं चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक कहीं भी 0 हो, तो दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को जाए हमारी संख्याएं कितनी भी हैं और इकाई का जो अंक है हमारा वो क्या है, संख्या कितनी भी है और किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका बिना देखे आंसर 0 रख देना है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 0 गुणा में ये वाली संख्या 1 गुणा में ये इकाई का अंक गुणा में ये 9 इकाई का अंक गुणा में 3 इकाई का अंक और गुणा में 7 इकाई का अंक। ठीक है, तो 0 का गुणा जब हम करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तो देखिए इसी में दोस्तों एक और वो ले लीजिए, माना यहां पर तो 0 दिया है और यहां 0 ना देकर कोई भी सम संख्या दी है, और देखो एक दिया हो 5 का अंक और पूरी संख्याओं में कहीं भी इकाई का अंक सम संख्या दी है, इकाई का अंक सम संख्या दी है, तो उसका भी गुणाचा कितना भी बड़ा है इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे 5 का 20, 20 में इकाई का अंक 0 हो गया। अब इस 0 को प्रत्येक 0 का गुणा 1 में करो 0, 0 का गुणा 9 में करो 0, 0 का गुणा 3 में करो 0, 0 का गुणा 7 में करो 0, तो देखिए रे सब आपका 0 ही आ रहा है। चलिए ये बहुत ही आसान हो गया। अब हम सांख्यिकी योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी ये बताएंगे कि हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, या कोई जैसे बीच में से कोई संख्या दे रखी है
23 से लेकर 322 तक का योगफल कितना होगा, सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, विषम संख्याओं का योगफल, वर्ग संख्याओं का योगफल कितना होगा और घन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। और सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा इसमें दोस्तों है क्या, हम देखते हैं ए से बी तक की लगातार क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रमागत माने क्रम से, यानी सभी संख्याओं के बीच में समान अंतर दिया हो, सभी संख्याओं के बीच में कितना क्या दिया हो, समान अंतर दिया हो, उसे कहते हैं क्रमागत। और यदि संख्या हमारी 1 से शुरू है और लगातार चल रही है, चाहे वो 100 तक है, लाख तक है, करोड़ तक है, अरब तक है, उससे मतलब नहीं है। तो इसका एक सूत्र होता है, यानी संख्या 1 से लेकर n तक लगातार दी है, तो इसका एक सूत्र ये भी होता है n+1/2, ये भी एक सूत्र होता है। लेकिन इसमें क्या संख्या 1 से होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। तो n जो है आपका लास्ट संख्या होता है, तो ये हो गया 100, n+1 यानी अगली संख्या। जैसे आपका अगली 100 दिया है, 100 से एक जोड़ना है, यानी एक बड़ी संख्या, तो 101 हो जाएगी। अब इसको हमने काट दिया, 2 पंजे 10, 0, इसका गुणा कर दिया 5050 आ गया। कितना आ गया, 5050। अच्छा, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये b जो है a से b तक, यानी b आपकी अंतिम संख्या है, b क्या है, अंतिम, और a आपकी प्रथम संख्या है। तो यानी अंतिम संख्या b है और प्रथम संख्या a है। तो अंतिम संख्या और पहली संख्या का योगफल करेंगे, तो अंतिम संख्या 100 है और पहली संख्या 1 है। अब क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 1 जोड़ेंगे, ये जोड़ लिया, और उसमें से प्रथम संख्या घटाएंगे, घटा दिया, और बट्टे में आ गया 2, तो ये हो गया आपका 101। गुणा में 1 से 1 कट गया, गुणा में 100, बटे में 2, ये 50 बार कट गया, और 5050, यही उत्तर हमारा पहले भी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये है आपका, ये बीच वाली है प्रथम और अंतिम संख्या है आपका। तो करना क्या है दोस्तों, तो ये देखिए और ये देखिए, थोड़ा सा एक मैंने छोटा कर दिया, अब मैं थोड़ा एक बड़ा प्रश्न कर लेता हूं। जैसे 23 से लेकर 322 का योगफल क्या है, यानी क्रमागत है। देखिए क्रमागत है 23, 24, 25, एक एक का अंतर है, क्रमागत है। और क्या है, लगातार संख्या है, और 1 से लेकर, यानी a से लेकर b तक। मैंने बताया था पहली संख्या a मानेंगे, अंतिम संख्या b मानेंगे। तो हम करेंगे क्या, यानी अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, हम जो अंतिम संख्या है हमारी, उसमें 1 जोड़ के और पहली वाली संख्या को हम घटा देंगे, ये घटा दिया, बटे में 2 करेंगे, तो ये हो गया आपका 3 और 2 5, 3 और 2, ये आपका 3 और 2 हो गया 5, और 2 और 2 4 और 3। अब 22 और 1 23, 323 में से 23 घटाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारा 300, और बटे में 2, 300 को 150 बार काट देंगे, तो 345 हमारा है, कितना है, 345। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा 345 है, इसमें हम करेंगे 150। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको जीरो वाली संख्या से गुणा करना हो, जीरो वाली संख्या का मतलब इकाई का अंक जब 0 हो लास्ट में, तो उस
ये जीरो को आप भूल जाइए, भूल गए, और गुणा कर दीजिए। 15 पंजे 75, 75 का 5 हाथ लगी 7, और 15 चौका 60 और 7 67, हाथ लगी 6, हाथ लगी 6, और इसके आगे हैं हाथ से लगी 6, और 15 × 45 और 6 51, 15 × 45 और 6 51, ठीक है। तो 15 पर 75, 75 5 हाथ लगी 7, 15 चौका 60, 60 और 7 67, हाथ लगी 67 के 7 हाथ लगी 6, 6 लगी, और 15 × 45, 45 और 6 51। अब यहाँ इसमें एक जीरो, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये लीजिए हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब ये दोस्तों मैं ज्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगा, इसका कारण ये है कि अब मैंने 2 प्रश्न बता दिए हैं आपको, आपको करना है। कमेंट में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए अब है लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग। तो देखेंगे हम लोग कि लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग, जैसे इसका मतलब है लगातार n सम संख्याओं का योग, इसका मतलब है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, या लगातार 10 सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो 10 सम संख्याओं, या अब देखिए तो ये होता है जैसे उसने पूछा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो n बराबर 10 होगा, और उससे 10 से एक बड़ी संख्या 11 से उसमें गुणा कर देना है। तो देखिए प्रथम 8 सम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 8 सम संख्याओं का योग क्या है, या ये बोले कि लगातार 16 तक की सम संख्याओं का योग क्या है, लगातार 16 तक की सम संख्याओं का योग क्या है, अथवा ये कह दे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिएगा, देखो प्रथम 8 सम संख्याओं का योग, देखिए ये 6 है, 8 10 12 और 14, इनका उसने पूछा योग। तो देखिए यानी वो कहे 16 तक की सम संख्याओं का योग कहे, अथवा वो कहे, आपकी कैसे कहे 16 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अथवा ऐसे लिख, अथवा ऐसे लिख के दे दे 2 4 6, ऐसे लिख के देखें। तो देखिएगा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। क्यों? तो ये तो ध्यान रखना है कि प्रथम 8 सम संख्या कहे या 16 तक की सम संख्या कहे। तो मान लीजिए ये उसने नहीं दिया है, तब कैसे निकालेंगे, यानी वो कहे 16 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। तो दोस्तों यानी ये हो गया 8, कितना हो गया 8, यानी प्राकृतिक संख्याओं में आधी संख्या सम होती हैं और आधी संख्या विषम होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों, तो ये आपका ये है, तो आप समझे कि यानी आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं यहीं। तो अब इसका उत्तर आएगा 8, और इससे एक बड़ी संख्या 9, ठीक है। 8 हमने निकाली कि कितनी सम संख्या है, हमने कितनी निकाली, कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्याएं, तो 8 नम्मा 72, 8 नम्मा 72 आ गया, ठीक है। अब इनको आप जोड़ेंगे तो देखिएगा 14 और 2 16, 12 और 4 16, 10 और 6 16, तो 1 2 3 4, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 3 48, 16 चौका 64 और 8 72, आया कि नहीं 72। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये है आपका एग्जाम्पल, तो देखिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल,
प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल, या वो कहे कि 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो n निकालेंगे हम, तो देखिए 50 तक गिनती में हमारी आधी सम रहेंगी, आधी विषम रहेंगी। तो ये हमने 2 से भाग दे दिया, ये हो गया हमारा 25। कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कितना हो गया हमारा? 25। तो हमको जो गुणा करना है, हमारा सूत्र क्या है? n और n+1 का मल्टीप्लाई सूत्र है। तो ये हमारा हो गया 25, और 25 में गुणा करना है एक बड़ी संख्या 26 से, तो गुणा कर डालिए। तो देखिए जैसे 25 का पहाड़ा थोड़ा सरल रहता है ना, जिसमें इकाई का अंक 5 हो उससे कर लीजिए, या अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए वैसे भी हम, तो ये 25 छिक्के 150 हो गया जी। इसके 25 छिक्के 25 से गुणा कर रहा हूं मैं 6 में, और 25 छिक्के 150, 150 के 0 हाथ लगी 15, और 25 दूनी 50 और 15 हो गए 65। कितने हो गए? 65। और इसको हम बंटन नियम से भी कर सकते हैं, गुणा के वितरण 20 प्लस में 6, ऐसे भी कर सकते। तो 20 गुणा 25, तो 25 दूनी 50, और ये आपका 25 दूनी 50, और ये वाली 0, और 25 छिक्के होते हैं 150। 25 छिक्के कितने होते हैं? 150। 0 5 6, ऐसे कर लीजिए बंटन नियम से, आसान भी हो जाता है। चाहे ऐसे कर लिए, जैसे आपको करना, ये हासिल लगाता हट गया। चलिए दोस्तों, अब देख लीजिए इसमें थोड़ा सा ये और देख लीजिए। यदि वो कहता 50 की जगह, माना है वो कहता 51 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालो। 51 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो 51 तो सम संख्या होती नहीं है, 50 होती है ना सम संख्या। तो यानी 51 तक आपकी 25 ही सम संख्या होंगी। यदि ऐसा आ जाए 51 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालिए, तो 51 सम संख्या होती नहीं है, विषम होती है। तो 50 तक हो गई, 50 में आधी संख्याएं होती हैं, 25 हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं, ये आपको हल करना है। चलिए ये देखिए, ये लगातार मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। अब आ जाइए विषम संख्या। क्या है? विषम संख्याओं का योगफल। लगातार n विषम संख्याओं का योगफल n², यानी पहले n था, यानी वो संख्या थी, और उसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते थे, लेकिन इसमें केवल स्क्वायर करना, बढ़ाना नहीं है। तो प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का, प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का योगफल, यानी आपको वर्ग करना है 81 आएगा। कितना आएगा? 81। ठीक है। अब अथवा वो कहे 17 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है? क्या कहे? 17 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना है? अथवा वो ऐसे बोले, ऐसे कहे। तो देखिएगा भाई, 17 तुम्हारी है विषम संख्या, 17 से एक बड़ी संख्या ले लो। 17 से एक बड़ी संख्या होती है 18, और उसमें दे लो 2 से भाग। कितना आ गया? 9। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे विषम संख्याएं, कुल कितनी विषम संख्या हैं। तो कुल कितनी विषम संख्याएं? 9, और इसका करना है हमको वर्ग। इसका हमको क्या करना है? वर्ग। तो 17 तक में 17 से एक बड़ी संख्या 18, और 18 का कर दिया आधा, ये हो गए 9। ठीक है दोस्तों। अब यदि वो कहता कि 18 तक की विषम संख्याओं का योग, यानी वो कहता 18 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो सीधी सी बात है 18 तो विषम संख्या होती नहीं है, रहेगी तो 17 ही विषम संख्या। तो 18 तक में कितनी विषम संख्या रहेंगी? 18 तक में रहेंगी 9 विषम संख्या। तो उसका हमें वर्ग कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप थोड़ा देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे विषम संख्या 1, जो विषम संख्या है हमारी, छोटा ले लेते हैं, 1 3 5, वो कहे 1 3 5 7,
वो कहे 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम चार विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 4 16। कितना हो गया? 16। योगफल कितना हो गया? 16 हो गया जी हमारा। योगफल हो गया हमारा 16। मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया है, ये मत समझना मैं इसको ही करा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 और इसे एग्जाम्पल नंबर 1। 16 हो गया। अब यानी सूत्र क्या है कि अंतिम संख्या का वर्ग करना। ठीक है, चार विषम संख्या लगी है, लगातार 4 विषम संख्या, तो अंतिम संख्या का वर्ग करना है। देख लो ये हो गई वेरीफाई। और वो कहे 7, वो कहे लगातार 7 तक की, देखो अर्थ समझो कि लगातार 7 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर कहे कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये अंतर समझिए। तो यदि आपको लगता है स्पीड कम है तो उसमें जाकर सेटिंग में जाकर स्पीड बढ़ा लीजिए, लगता है ज्यादा है तो स्पीड कम कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। जो भी है उसमें 2x भी होता है, 1.25 भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम 100 तक, और 100 तक में कितनी संख्या रहेंगी विषम? 100 तक में रह जाएंगी हमारी कितनी विषम संख्या रहेंगी? आधी विषम संख्या रह जाएंगी 50। और या वो कहे लगातार 50 विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए 50 गुणा 50 25, 5 गुणा में 5 हो गए 25। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो 1 जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये काफी ठीक है और आपकी समझ में आ गया हो। आपको 41 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, एग्जाम्पल नंबर 12 लिख के। चलिए ये है, ये आपको करना है। लगातार 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब जितना आप चाहें उतना कर सकते। अब हमने शुरुआत के चैप्टर में आपको बताया कि विषम संख्या हैं आपकी कितनी है? विषम। तो सम, विषम, प्राकृतिक संख्या हम बता चुके। प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से लेके अनंत तक, या बीच कहीं से लेकर कहीं तक की संख्याओं का योग। फिर सम संख्याओं का योग बताया, फिर विषम संख्याओं का। अब जैसे हम पहाड़ा ले रहे हैं, कोई क्या ले रहे हैं हम? पहाड़ा, उसका योग करना है। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं में आपको क्या बताया? हमने प्राकृतिक संख्याओं में ये बताया आपको कि n प्लस में 1/2, ये जब संख्या 1 से दे रखी हो तो ये हमने बताया। तो उसमें अब कोई पहाड़ा भी दिया हुआ है, जैसे 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, तो इसमें कर दो उस पहाड़े का गुणा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 के 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका अर्थ है 3 का पहाड़ा 20 तक गिनिए और उसका जोड़ कीजिए। तो पहले तुमको करना क्या है कि 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र है n प्लस 1/2, इसका सूत्र ये है। और इसमें कर दीजिए यानी पहाड़े का गुणा। तो लीजिए, यानी हमारा संख्या है 20 और 20 से एक बड़ी संख्या 21, 20 से एक बड़ी संख्या 21 और बटे में 2। अब इसमें कर दीजिए पहाड़े का योगफल। पहाड़ा हमारा 3 का, पहाड़ा कितना है हमारा? 3 का। इसको काट दिया 10 बार, 21 या 63, और उसमें करना है हमको 10 का गुणा। तो ये हो गया 630। कितना हो गया? ये हो गया हमारा 630 होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम तुम्हारी सुविधा के लिए 3 का पहाड़ा ले रहे हैं 4 तक, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। ठीक है, पहाड़ा किसका है? 3 का। पहाड़ा किसका है? 3 का। और कहां तक ले रहे हैं? 20 की जगह 4 तक ले रहे हैं। तो सूत्र है, जो कितने तक ले रहे हैं? 4 तक। उसमें एक संख्या बड़ी से कर दो गुणा, बटे में कर दो 2। और पहाड़ा किसका लिया? 3 का। तो इसका हो गया, काट दो इसे, ये काट दिया। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30 हो गया दोस्तों। अब हम 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, सॉरी दोस्तों, 10 तिया 30। अब देखो, यानी ये संख्याएं, इनका हमको करना है जोड़। तो 12 और 9 21, 21 और 6 27 और 3 30, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 12 30। देखिए क्या शानदार तरीका है। चलिए अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, बाकी का फिर आगे बढ़ेंगे। 6 के 10 तक के पहाड़ों का योग क्या है? यानी 6 का पहाड़ा लेना है, कहां तक लेना? 10 तक। तो फिर उसको जोड़ना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दाम के 60। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दाम के 60। इन सब का जोड़ कितना आएगा? उसने पूछा है इन सब का जोड़ कितना आएगा। तो इसमें हमको करना क्या है? जैसे ये संख्या है 10 और 1 11 और बटी में 2 कर, और गुणा में करना 6। गुणा में कितना करना है? 6। तो इसको इससे काट दीजिए, 3 बार हो गया, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और उसमें कर दीजिए 10 का गुणा। तो ये हो गया 330। कितना हो गया? 330। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको कम से कम एग्जाम्पल जो 16 है आपको ये करना है। 13 का पहाड़ा कहां तक लेना है? आपको 9 तक लेना है। तो आपको 13 का पहाड़ा 9 तक लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का पहाड़ा 12 तक लेना। 16 और 17 जो एग्जाम्पल हैं, इनको आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट में। अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं तुम लोगों की सहायता के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस बार पहले हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम लगातार n तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो ये भैया 6 है, मिस्टेक से लिख गया है। तो इसमें अब जैसे संख्या दे रखी है उनके वर्गों का योग, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर तुमको मैं समझाऊंगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, और इनका हमको योगफल ज्ञात कर। ठीक है, तो यानी 1 और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14। कितना आया? 14 आया। अब हमारा सूत्र क्या है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। n तुम्हारा जो n रहेगा वो लास्ट वाली संख्या रहेगा। n जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा लास्ट वाली संख्या। तो n 3, n प्लस 1 का मतलब है एक बड़ी संख्या 4। कितना? 4। और 2n प्लस 1, 2n प्लस में 1, 2n का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 2 गुणा में
1 प्लस में 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 बटे में 6 करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है दोस्तों। कितना प्यारा सूत्र है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, लगातार 9 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। लगातार 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र है हमारा 9, 9 तक 9 और 1 10। अब इसका करना है हमें 2n, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है 19, और बटे में करना है हमको 6। बटे में कितना करना है 6, तो तिया हम तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, ये हो गए। अब 19 पंजे 95 गुणा 3 कर लो, ठीक है, या 15 गुणा 19 कर लो। 19 पंजे 95 और गुणा में आ गया 3। जैसे आप करना चाहो एक ही आंसर आएगा आपका। तो ये गया 3 पंजे 15, 15 के 5, हाथ लगी 1 और 3 नंबर 27 और 1 28, 3 नंबर 27 और 1 28 हो गया, ठीक है। और 3 पंजे 15 और गुणा में गया है 19। अब भी एक ही उत्तर आएगा, क्योंकि ये योग का साचार नियम है कि जब हमारी 3 संख्या हैं, इनका हम प्रथम से यानी पहले 2 संख्याओं गुणा कर लें, बाद में इस गुणा को इसमें कर दें, अथवा अंतिम 2 संख्याओं गुणा कर दें और उसमें इसका गुणा कर दें। जैसे भी हम चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो 19 पंजे होते हैं 95, 19 पंजे 95 होते हैं, 95 5 हाथ लगी 9 और 19 एकम 19, 19 और 9 28, ठीक है। या फिर इधर से इधर कर दो। 15 नम्मा 135, हाथ लगी 13 और 13 हो गए, 15 एकम 15 और ये हो गए 28। जैसे तुम चाहो ऐसे कर सकते हो। और योग का साचार नेम, क्रम विनिमय नेम, बंटन नेम, वितरण नेम और आपका समरक नेम, ये सभी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा का तत्समक या योग का तत्समक या योग का योगात्मक प्रतिलोम, जो भी तुम्हें करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने चैप्टर 2 या पार्ट 2 में ये दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वर्गों का योग है। अब एग्जाम्पल 2 लिख के आप 15 तक की संख्या, 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। एक आंसर ये और दे देना, ठीक है। तो इस पे 21 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये कमेंट में आपको आंसर देना है। और मैंने बहुत सारे सवाल आपके लिए दिए हैं, जितना आप कर सकें उतना कर देना। अब है सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n प्राकृतिक सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जो अंतिम संख्या है उसको ही हमें यहां रख लेना है, ठीक है। जैसे सम संख्या ले लिए 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। यहां अंतिम संख्या 6 है। लगातार 3, इसको वो कह सकता है लगातार 3 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। जैसे ये 6 है तो 6, फिर एक बड़ी संख्या 7 और फिर 2 बड़ी संख्या 6 और 2 8 और बटे में 6, एक हट गया, यानी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 6 6 36, 16 और 4 20, 20 और 36 56, 20 और 36 होता है 56, ठीक है। तो यही हमारा सूत्र है, ठीक है। अब विषम आए तब भी और सम आए तब भी। चलिए देखते हैं आगे भी और इसी प्रकार का। तो और ले लेते हैं इसमें हम
तो ये लीजिए। तो देखिएगा, अब सम का तो मैंने बता दिया। अब मान लीजिए आपको करना है लगातार 5 या 7 या 8, ठीक है। तो लगातार 8 सम संख्याओं का योग, 8 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो है क्या 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी कितना अच्छा है, ठीक है। तो यानी 8 तक जो विषम संख्या है, लगातार n प्राकृतिक विषम संख्या सम संख्या, तो लगातार 8 सम संख्या कितने, यानी जैसे आपका 8 में क्या करना, 2 का वर्ग और 3 का और 4 का वर्ग, और आपके कितना है 6 का वर्ग और ये 8 का वर्ग, ये निकालना है। तो अंतिम संख्या 8 है, सम संख्या। तो 8 9 10 कितना अच्छा है, यानी अंतिम जो सम संख्या है उसको लिखिए और लगातार 2 संख्या लिख दी, 8 पे से 9, 9 पे से 10, बटे में 6 कर दीजिए। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 एकम 3, तियम तिया 9, 4 तिया 12, 120, 120। अब जैसे 8 8 64 और 6 6 36 और आपका 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, 120 आएगा। अब ले लीजिए, अब विषम संख्या ले लेते हैं, विषम संख्या। अब देखिए वो भी ऐसे ही आएगा, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। तो ये आ गया 1 और तियाम तिया 9 और 5 25, 9 और 1 10 और 25 कितने हो गए 35। अब इसका हमको करना है उससे अंतिम विषम संख्या कितनी है 5, अंतिम विषम संख्या इसमें लेनी है। तो 5 और 1 6 और 1 7, इसमें सम हो या विषम, अंतिम विषम संख्या है तो अगली 2 संख्या ले ली, 5 6 7। ऐसे सम संख्या थी तो अगली 2 संख्या उसमें भी ले लेते, बटे में 6 और 6 से 6 कट गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी घन, तो हमने लगातार वर्ग संख्या प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग बता दिया, लगातार विषम या सम वर्ग संख्याओं का योग बता दिए। अब है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। घनों का घन दिए हो तो ये सूत्र है, यानी ये घन नहीं होता तो क्या सूत्र होता, n प्लस 1/2, ये सूत्र था। क्या वो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा होता तो हमने ये सूत्र लिखवाया था। अब लेकिन जब घन शब्द आएगा, घन, तो घन शब्द आएगा तो प्राकृतिक संख्याओं का जो सूत्र है उसी का वर्ग कर देंगे बस। अब लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन ले ले, ठीक। तो 1 का घन 1, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन तियाम तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, 64 हो गया। तो अब इसका हमें करना है जोड़, 8 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 के 0 हाथ लगी 2, और 2 और 2 4, 4 और 6 10, 100 हो गया। कितना हो गया 100। तो अब इसको, यानी n बराबर होता है अंतिम संख्या, n बराबर कितना होता है, अंतिम संख्या होता है n बराबर। तो अंतिम संख्या कितनी है 4, तो n कितना है तुम्हारा 4। तो करना क्या है 4 और एक बड़ी संख्या 5 बटे में 2, क्या करेंगे हम वर्ग। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब 10 का करेंगे हम वर्ग, तो ये हो गया 100। कितना हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ले लीजिए एक आध एग्जाम्पल। मान लीजिए हमको करना है
10 तक की घन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 10 तक की लगातार 10 तक की घन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 10 और 1 11 और बटे में 2 कर लो, कर दिया, 2 5 हो गया, 11 पंजे 55 हो। अब जो आंसर आए उसका करना है आपको वर्ग। तो इसका जब 55 गुणा 55 करेंगे तो 3025 आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लगातार 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 21 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, आगे है 35 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, 24 तक की प्राकृतिक। देखिए मैंने बहुत सारे आपके लिए दिए हैं, आप कर लेना, ठीक है। चलिए 300 तक ये हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा यानी नंबर सिस्टम कहिए या संख्यात्मक योग्यता कहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी कीजिए, इसका मेरा ये वाला जो चैप्टर है वो हो गया फिनिश, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।